Hello friends, welcome to my channel Zombophilic Shreyanshi. So in this video we are going to discuss about phylum Porifera. Phylum Porifera जो सबसे फर्स्ट फाइलम है आपके एनिमल किंगडम का. इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ. वो हम एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ते जरूर हैं, बट नाउ इट इज प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा. सो वी वुड नॉट कंसिडर प्रोटोजोअन्स एज फाइलम. ठीक है, हम उसको पढ़ जरूर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर, बट वो कोई फाइलम नहीं है एनिमल किंगडम का. सबसे पहला जो फाइलम है वो है पोरीफेरा. So, as the name suggests, पोरी से कोई आपको वर्ड कनेक्टिंग मिल रहा हो तो वो है पोर्स. ठीक है. सो ये जो पोरीफेरेंस होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में पोर्स, छेद प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इनकी बॉडी में मल्टीपल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया है पोरीफेरा. सो हु गेव द टर्म पोरीफेरा? सो रॉबर्ट ग्रांट नाम के एक साइंटिस्ट थे, ही गेव द टर्म पोरीफेरा. ऑलराइट, किस ईयर में दिया दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 1836 में ही गेव द टर्म पोरीफेरा. Alright, now we'll look forward with the general characters of Porifera. Phylum Porifera के कुछ general characters अब हम देखने जा रहे हैं. So as I have already told you कि हम किसी भी फाइलम को एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे. जैसे सबसे पहले हमने उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, फिर हम उसकी सिमेट्री देखेंगे, फिर हम उसमें जर्म लेयर्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे वो सीलोमेट है या एसीलोमेट है, फिर सेगमेंटेशन देखेंगे. मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स वी विल लुक इन अ सीक्वेंस. देन हम उसका जनरल डाइजेशन देखेंगे कि वो किस तरह से डाइजेशन करता है. ये सब कुछ जनरल से बेसिक से कैरेक्टर्स हैं जो हम इस फाइलम को पढ़ते समय या इस फाइलम को क्या किसी भी फाइलम को पढ़ते समय हम वो जनरल कैरेक्टर्स एक सीक्वेंस में पढ़ रहे होंगे. ऑलराइट, जिसमें सबसे पहला जो जनरल कैरेक्टर आता है वो आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो जब मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम करवाया था, उसी वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी. दैट्स व्हाई आई हैव अपलोडेड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट, ताकि हम लोग जब कोई फाइलम पढ़ रहे हो तब हमें उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. So if you haven't watched that video, go and watch that video first and then come to this video. All right? So, अच्छा, one more thing कि study of Porifera को हम क्या कहते हैं? So study of Porifera is known as parazoology. Is known as parazoology. So study of Porifera is also known as spongology, whereas the study of protozoa is known as protozoology. Right? So सबकी स्टडी आप ऐसे याद रखते चलिए कि किसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं. Alright? So जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहली जो चीज थी वो थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि इनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स तो प्रेजेंट हैं, दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, बट जो सेल्स हैं वो बस ऐसे ही नॉर्मल एक किसी पर्टिकुलर शेप में प्रेजेंट हैं. दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन. ये सारी चीजें नहीं बना रहे हैं. सेल्स बस एक फॉर्म में, एक शेप में, दे आर जस्ट एग्रीगेटेड. दैट इज इट. ऑलराइट, सो जो सेल्स हैं दे आर जस्ट एग्रीगेटेड टुगेदर एंड दे गिव अ स्पेसिफिक बॉडी शेप to the organism. That is it. They do not form any kind of tissue or organ या organ system. ये सब कुछ नहीं है, बस cells हैं, they are just aggregated. So ऐसे type of organization को हम कहते हैं cellular level of organization. ठीक है. Then
हैबिट एंड हैबिटेट की जब हम बात करते हैं, सो हैबिट का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से रहना पसंद करता है। वो कॉलोनी में रहना पसंद करता है या वो सोलिटरी है, वो अकेले रहना पसंद करता है या ग्रुप में रहना पसंद करता है। सो पोरीफेरेंस आपको कुछ सोलिटरी भी मिलेंगे और कुछ कॉलोनियल भी मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल द पोरीफेरेंस आर सेसाइल। सेसाइल मीन्स कि दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। वो मूव नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पर एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं। दैट इज इट, दे कैन नॉट मूव। सो अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी जनरल बॉडी लाइफ की एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करेंगे? हैं, लोकोमोशन नहीं कर रहे हैं वो, चाहे डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ये सारी चीजें वो कैसे करेंगे? तो वो हम अभी आगे देखेंगे। सो नाउ अब अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें कि ये पाए कहां जाते हैं, सो दे आर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पानी में ही पाए जाएंगे, ओशियंस में, रिवर्स में या किसी और सोर्स में, कोई और वाटर सोर्स में ये पाए जाएंगे। बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट मोस्टली पोरीफेरेंस आर मेरीन। मोस्टली जितने पोरीफेरेंस होते हैं दे आर मेरीन इन नेचर। मेरीन का मीन्स है वो ओशियंस में ज्यादातर पाए जाएंगे, ठीक है, और ओशियंस में बॉटम में किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड पाए जाएंगे, ठीक है। सम ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, ठीक है। अच्छा, पोरीफेरेंस को हम स्पॉन्जेस के नाम से भी कॉमनली जानते हैं, ठीक है। सो फ्रेश वाटर बहुत कम होते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। बाकी जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट दे ऑल आर मेरीन इन नेचर, ठीक है। सिमेट्री की बात करते हैं जब हम, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। अब मैं उसको यहाँ पे एकदम एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो सिमेट्री की जब हम बात करते हैं, सो मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल। इनकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, और अगर पाई भी गई सो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। मोस्टली एसिमेट्रिकल ही है वो, बट कुछ केसेस में रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है, ठीक है। देन कमिंग टू द जर्म लेयर्स। अब जर्म लेयर की बात सुनो मेरी, इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है एनिमल किंगडम का, तो कुछ ये टर्म्स पढ़ने में आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख करके आइए, फिर ये वीडियो देखिए। ऑलराइट, सो जर्म लेयर्स की जब हम बात करते हैं तो जर्म लेयर का क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दे रही हूं। लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो एक स्पर्म एक ओवा मेट करता है, फ्यूज करता है, और एक वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब जो जाइगोट की सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं, है ना, मोरेला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये कुछ जाइगोट की स्टेजेस होती हैं। अब ये जो स्टेजेस होती हैं, इनमें जो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे जाइगोट की जो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, अब वो सेल्स अपने आप को अरेंज करती हैं। अगर जितनी भी सेल्स जाइगोट में प्रेजेंट है उन्होंने अपने आप को 2 लेयर्स में अरेंज किया, देन दे आर टर्म्ड एज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। बट अगर उन्होंने अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लिया, तब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वेयर एज ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। मेसोडर्म मीन्स बीच वाली लेयर को हम मेसोडर्म कहते हैं। ऑलराइट, सो जब हम बात करते हैं पोरीफेरेंस की, सो पोरीफेरेंस को हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं, बट दे आर नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक। दे आर नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। क्यों ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक नहीं है? क्योंकि भाई यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो देखो, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मींस सिर्फ सेल्स प्रेजेंट हैं। अभी इधर बताया था मैंने आपको, सेल्स जस्ट एग्रीगेट करके
थोड़ा सा बॉडी स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर दे रही हैं, बाकी एज सच उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है फर्दर। तो हम इनको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कह तो देते हैं, बट दे आर नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट, अच्छा, दो लेयर्स कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म को हम यूजुअली पिनाकोडर्म कहते हैं एंड एंडोडर्म को हम यूजुअली यहां पर इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस एंडोडर्म को हम कुएनोडर्म कहते हैं। पिनाकोडर्म जो है वो पिनाकोसाइट से मिलकर के बनी हुई होती है। पिनाकोसाइट्स, दैट इज पिनाकोडर्म जिस सेल से मिलकर बनी है उनको हम पिनाकोसाइट्स कह रहे हैं। कुएनोडर्म कुएनोसाइट से मिलकर बनी हुई होती है, कुएनोसाइट से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इनमें दो लेयर्स, दो बॉडी वॉल पाई जाती है। कौन कौन सी? एक पिनाकोडर्म और एक कुएनोडर्म। ठीक है, पिनाकोडर्म पिनाकोसाइट से मिलकर के बनी हुई होती है, वेयरएज कुएनोडर्म कुएनोसाइट से मिलकर के बनी हुई होती हैं। अभी ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये दोनों ही सेल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ रहे होंगे। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, तब तक आप इसको याद रखिए। अच्छा, मेसेंकाइम इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू लेयर्स। अब एक मैं थोड़ा सा आपको पॉरीफेरा का एक जनरल सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताना चाह रही हूं, तो मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रही हूं। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रही हूं। अब यहां पर आप देखिए, चल देखो, ये आपका मान के चलो ये आपका एक पॉरीफेरा है। ठीक है, ये एक पॉरीफेरा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलो 8 9 से कोई मतलब नहीं था। फिर अब ये आप अभी मैंने प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाया है, जस्ट आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे रही हूं मैं कि एक स्पॉन्ज में होता क्या क्या है। तो ये आपका एक स्पॉन्ज है, इसमें ये जो आउटर लेयर है इसको हम कह रहे हैं पिनाकोडर्म। ठीक है, आउटर लेयर को पिनाकोडर्म कह रहे हैं, इनर लेयर को कुएनोडर्म कह रहे हैं, कुएनोडर्म। ठीक है, आउटर लेयर पिनाकोडर्म, इनर लेयर कुएनोडर्म। अब ये जो स्पोर्स हैं, ये जो मैंने आपको देखा है यहाँ पे गैप किया है जो, तो ये जो गैप्स हैं इनको हम कह रहे हैं पोर्स, और ये मल्टीपल पोर्स हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ऑस्टिया। ठीक है, ये जो कैविटी आपको दिख रही है, ये वाली जो कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। ये कैविटी क्या है? स्पॉन्जोसील कैविटी है। और ये जो एकदम ऊपर एक सिंगल ओपनिंग है, ये सिंगल ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको कि ये अगर एक पॉरीफेरा है तो इसकी जो आउटर वाली लेयर है इसको हम पिनाकोडर्म कह रहे हैं, इनर वाली जो लेयर है इसको हम कुएनोडर्म कह रहे हैं। ये जो मल्टीपल पोर्स दिख रहे हैं बॉडी में उनको हम ऑस्टिया कहते हैं। ये जो कैविटी दिख रही है बॉडी में, बीच में ये जो कैविटी दिख रही है इसको हम स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं। और ये जो सिंगल ओपनिंग आपको दिख रही है, इस सिंगल ओपनिंग को हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि स्पॉन्जोसील, ये वाली जो कैविटी है, इस कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं। इस कैविटी का यूज क्या होता है? देखो, ये जो स्पॉन्जेस हैं या जो पोरीफेरेंस हैं, ये चल तो पाते नहीं हैं, तो इनकी जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज होती हैं वो वाटर के थ्रू ही होती हैं।
वेदर इट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वॉट एवर इट इज, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की हेल्प से ही होती है। तो पानी, वाटर एंटर किसके थ्रू करता है? ये जो मल्टीपल पोर्स हैं बॉडी पे, इन मल्टीपल पोर्स के थ्रू वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ पोरिफेरेंस। ठीक है, कहां आ गया? स्पॉन्जोसील कैविटी में आ गया। बाहर इतना सारा पानी प्रेजेंट है, वो जो पानी है वो स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर एंटर करता है वाया छोटे छोटे से मल्टीपल पोर्स जो होते हैं बॉडी में, उसके थ्रू वो एंटर करता है। और वो जो मल्टीपल पोर्स होते हैं उनको हम ऑस्टिया कहते हैं। वाटर एंटर कर चुका है इनटू द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस। बीच में जो कैविटी है, स्पॉन्जोसील कैविटी, वहां पर आकर के वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां पे आके पानी थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। और फिर जैसे ही वो एक्टिविटीज पूरी होती हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन वगैरह जब कंप्लीट होता है, रेस्पिरेशन नहीं, डाइजेशन मेनली जब कंप्लीट होता है, तो वाटर एग्जिट कर जाता है वाया सिंगल ओपनिंग, लार्ज ओपनिंग, जिसको हम ऑस्क्यूलम कह रहे हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर बता दिया आपको, दैट बॉडी बियर्स मल्टीपल पोर्स नोन एज ऑस्टिया एंड वन सिंगल लार्ज ओपनिंग नोन एज ऑस्क्यूलम। तो ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम याद रखना है आपको। देखो, छोटे हैं, मल्टीपल है, तो वो ऑस्टिया है। ऑस्टिया वर्ड छोटा है ना, तो वो ऑस्टिया है, मतलब मल्टीपल है, छोटे पोर्स हैं, वो हम उसको ऑस्टिया कह रहे हैं। और एक ओपनिंग है लेकिन वो लार्ज ओपनिंग है, तो वो कौन सा ओपनिंग है? ऑस्क्यूलम है। ऑस्क्यूलम वर्ड बड़ा है, तो ऑस्क्यूलम का मतलब हुआ कि लार्ज ओपनिंग है वो। ठीक है, तो ये दो चीजें आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देन कमिंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया भाई सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो तुम क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की तुम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो? बताओ मुझे कि उनके पास मुंह होगा, उनके पास टीथ होंगे? जी नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास। इनके पास प्रेजेंट हैं तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट हैं और कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज इट। दे डू नॉट बियर एनी एक्स्ट्रा काइंड ऑफ टिश्यू या ऑर्गन वगैरह, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है इनके पास। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इसी वाटर के थ्रू ही होता है। जो भी चीजें होंगी सारी चीजें वाटर के थ्रू ही होंगी। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इंट्रासेल्यूलर है, मींस एक जो सेल होगी, सेल के अंदर डाइजेशन होगा। ठीक है, सेल के अंदर डाइजेशन होगा। वाटर एंटर्स इनटू द सेल ऑफ द पोरिफेरेंस और फिर सेल के अंदर डाइजेशन होगा, फिर जो लेफ्ट आउट वाटर होगा वो बाहर फेंक दिया जाएगा वाया सिंगल लार्ज ओपनिंग, दैट इज नोन एज ऑस्क्यूलम। ठीक, दे आर नोन एज फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स का मतलब क्या हुआ? देखो, वाटर, अब ओशियन है, मान लो एक बड़ा सा ओशियन है, उसमें तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लेके एक लार्ज जायंट शार्क या बड़ी से बड़ी डॉल्फिन, मतलब ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी वाटर में ही प्रेजेंट है, और एक छोटू सा यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया या एल्गी भी वाटर में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब अगर पोरिफेरेंस चाहे कि मैं कोई आर्थ्रोपोड को खा लूं, या पोरिफेरेंस चाहे कि मैं कोई फिश को खा लूं, तो क्या वो खा पाएंगे? तुम बताओ, खा पाएंगे वो? भाई वो खुद ही इतू से हैं, वो इतने से ऑर्गेनिज्म को क्या खाएंगे? अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद इतना सा है तो वो इतने बड़े ऑर्गेनिज्म को कैसे खाएगा? नहीं खाएगा। तो वाटर के थ्रू अगर कोई बड़ा पार्टिकल एंटर भी कर जाता है किसी भी तरह, पहली बात तो वो एंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो पोर्स हैं इसी साइज के अगर कोई ऑर्गेनिज्म अंदर जाएंगे तो जा पाएंगे, इससे बड़ा कोई साइज का अगर ऑर्गेनिज्म होगा तो वो बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देयर इज फिल्टरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक चेक पॉइंट लगा है कि ऑस्टिया
जो है ऑस्टिया के साइज के बराबर अगर कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो उसे अंदर जाने को मिलेगा, बट अगर कोई उससे बड़ा है देन दैट ऑर्गेनिज्म इज नॉट अलाउड टू गो इनटू द स्पॉन्जोसील कैविटी। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फिल्टर फीडर्स। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है जैसे हम लोग के अंदर होता है, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। देन फूड वैक्यूल इनमें प्रेजेंट होता है। देखो मैंने बताया ना इंट्रासेल्यूलर, और इंट्रासेल्यूलर में भी कहां, पूरी सेल में थोड़ी ना होएगा, पूरी सेल में डाइजेशन नहीं होगा, पूरी सेल में नहीं, सेल के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज फूड वैक्यूल, और उसमें डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो कुछ भी होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। दे डू नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी पिगमेंट या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी कोई भी गैस, ये सब कुछ नहीं होता है इनके में, सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन होता है। अब एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीट क्या करते हैं, दे आर अमोनोटेलिक इन नेचर। अमोनोटेलिक इन नेचर होते हैं मींस दे रिलीज अमोनिया, अमोनिया रिलीज करते हैं। अब अमोनिया एज यू ऑल नो कि ये टॉक्सिक होता है, इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, है ना, तो टॉक्सिक होता है, बट ये थोड़े से अमाउंट में रिलीज होता है वाटर में, और वाटर में जब ये रिलीज होता है तो इसका जो टॉक्सिसिटी है वो काफी लेवल तक कम हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द ऑर्गेनिज्म, ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है वो ज्यादा किसी अदर ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब अमोनिया वाटर में रिलीज होता है तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। ठीक, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल टाइप का भी हो सकता है। एसेक्सुअल टाइप में भी कैसा, बडिंग के थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, या जेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है। अब ये जेम्यूल फॉर्मेशन का क्या मतलब है, जेम्यूल फॉर्मेशन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जब बाहर की कंडीशन फेवरेबल नहीं है, जब ये रिप्रोडक्शन की कंडीशन बाहर नहीं मिलती है इनको, उस टाइम पे ये जेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और एक बात याद रखना कि जेम्यूल फॉर्मेशन की, अगर आप फर्स्ट सेम में हैं और आपका प्रैक्टिकल है तो जेम्यूल फॉर्मेशन की स्लाइड भी बनती है। ठीक है, वो हम लोग को बनानी होती है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें पाया जाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये एक और चीज नोट कर लें कि ये जो होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं मींस दे आर बाइसेक्सुअल एनिमल्स। बाइसेक्सुअल मींस दे आर मोनोइशियस एनिमल्स। भाई 3 वर्ड्स बोल दिया आपने, लेकिन एक का भी मतलब नहीं पता है। आओ देखो, बाई मीन्स टू, सेक्सुअल मीन्स सेक्सेस। सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, उनको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, मींस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों ही ऑर्गन्स एक सिंगल एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मींस एक सिंगल एनिमल ओवा भी प्रोड्यूस कर सकता है और वही सिंगल एनिमल स्पर्म भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स का मतलब सेम है, चाहे आप मोनोइशियस बोलें, चाहे आप बाइसेक्सुअल बोलें, या फिर आप हर्माफ्रोडाइट बोलें। ऑलराइट, देन भाई अगर ये मोनोइशियस है मींस बाइसेक्सुअल हैं तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है, ओवा भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वही स्पर्म ओवा फ्यूज कर जाने चाहिए और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना चाहिए। बट नो, इवन दे आर बाइसेक्सुअल बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल। मींस कि ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दोनों के अंदर कैपेसिटी है कि वो मेल और फीमेल, दोनों के पास ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। मींस ये भी स्पर्म एंड ओवा प्रोड्यूस कर सकता है, ये भी स्पर्म एंड ओवा प्रोड्यूस कर सकता है।
बट जब फर्टिलाइजेशन की बात आएगी तो यही स्पर्म ओवा आपस में फ्यूज नहीं होंगे। इसका स्पर्म इसके ओवा को फ्यूज करेगा और इस वाले का स्पर्म इसके ओवा को फ्यूज करेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। ये चीज याद रखना भाई। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, तो एक ही कैरेक्टर्स जनरेशन वाइज आगे ट्रांसफर होते रहेंगे, तो करते करते हमें आगे कोई नया कैरेक्टर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर हमें कोई नया कैरेक्टर नहीं मिलेगा तो किसी भी टाइप का एवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहां पर होता है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मींस बॉडी के अंदर स्पर्म फ्यूज करेगा। अभी जब हम आगे कॉर्डेट्स पढ़ेंगे ना, तो कॉर्डेट्स की कुछ क्लासेस में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मींस जो मेल ऑर्गेनिज्म है वो स्पर्म रिलीज कर देता है फ्री वाटर में, फीमेल ऑर्गेनिज्म रिलीज कर देती है ओवा वाटर में, और फिर वो आकर के फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। बट यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो स्पर्म है वो बॉडी के अंदर जाएगा और वहां पर फ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में यहाँ पर रीजेनरेशन कैपेसिटी भी होती है। मींस अगर कोई ऑर्गेनिज्म, मान लो ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ से टूटा तो ये वाला जो पोर्शन है ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, और ये तीसरा भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। डन। फिर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट यहां पर इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। इनके जब इनका डेवलपमेंट हो रहा होगा तो पहले फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद धीरे धीरे लार्वा का फॉर्मेशन होगा, फिर लार्वा जाकर के एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। डायरेक्टली ये नहीं होगा कि फ्यूजन होने के बाद जाइगोट से डायरेक्टली आपका एडल्ट बन गया, नो। फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद लार्वा स्टेज आएगी, लार्वा के बाद एडल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा है इनमें, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मींस देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्वल स्टेज। और लार्वा कैसा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ठीक है। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। और वो लार्वा का नाम क्या है, एम्फीब्लास्टुला या पेरेन्काइमुला। दो तरह के लार्वा इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमुला। यहां पे मैंने एक चीज लिखी है WCS। WCS का मतलब और कुछ नहीं होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम, अभी इसके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम मेनली डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, वाटर कैनाल सिस्टम हर एक वाइटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, इनकी बॉडी शेप की बात कर लेते हैं। तो बॉडी शेप इनका कप शेप हो सकता है ना, ये लिख लो आप साइड में, मैं लिख नहीं रही हूं। इनकी कप शेप बॉडी हो सकती है, सिलेंड्रिकल बॉडी हो सकती है, वास शेप की बॉडी हो सकती है। सो अलग अलग टाइप्स की इनकी बॉडी प्रेजेंट हो सकती है, अलग अलग बॉडी शेप यहां पर प्रेजेंट होता है। सो अगर कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करें पोरीफेरेंस की, तो उसमें आता है यूप्लेक्टिला, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, है ना, या फिर आप एक और की बात कर सकते हैं, दैट इज क्लायोना। सो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जो पोरीफेरेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। Alright, so that was all about the general characters of poriferans. Till then, tata bye bye, take care, namaste.